अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर। I hope everyone is good. Okay, today we are going to study about ceramics and porcelain fused to metal materials. डॉक्टर नादिया ने आप लोगों को इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया होगा. Any idea, just a random idea, what are porcelains or ceramics? Okay, ceramics are, you're right, basically non-metallic materials. They are inorganic materials. आप लोगों ने पढ़े थे बेस मेटल alloys, steel alloys, wrought alloys. So these are the materials which are made up of non-metallic materials. Basically, ceramic or porcelain, one and the same things. They have the same composition, they are the same. There are two categories. आपको जो क्राउन्स में अगर देखो तो क्राउन्स में आप लोगों को एक क्राउन ऐसा नजर आएगा जो बिल्कुल वाइट होगा. दैट इज ऑल सिरेमिक. इट इज मेड अप ऑफ ऑल सिरेमिक मटेरियल. एक क्राउन आपको ऐसा नजर आएगा वो बाहर से वाइट होगा, अंदर से मेटालिक होगा. तो ऐसे क्राउन को हम कहते हैं पोर्सिलीन फ्यूज टू मेटल. तो बेसिकली हम करते इसलिए क्योंकि वंस आप लोग अगर सिर्फ ऑल सिरेमिक क्राउन देते हो और वो पोस्टीरियर्स में है, तो पोस्टीरियर्स में मैस्टिकेस्ट्री स्ट्रेसेस की वजह से आपको हाई स्ट्रेंथ चाहिए होती है क्राउन की या ब्रिज की. टू प्रोवाइड दिस हाई स्ट्रेंथ इट इज़ अडॉप्टेड कि बाहर से एस्थेटिक लुक देने के लिए, नेचुरल टीथ के साथ मैच करने के लिए पोर्सिलीन या सिरेमिक की लेयर लगा दी जाए और अंदर से क्राउन मेटल का ही हो. तो इस तरह से बाहर से जो सिरेमिक की लेयर है और अंदर से मेटल का क्राउन है, इन दोनों की जो फ्यूजन है, इससे ये जो क्राउन बनेगा दैट विल बी कॉल्ड पोर्सिलीन फ्यूज टू मेटल क्राउन. सो देयर आर टू कैटेगरीज, सिरेमिक एंड पोर्सिलीन फ्यूज टू मेटल. सिरेमिक में ओरिजिनली पोर्सिलीन होगा, ओरिजिनल सिरेमिक होगा, कोई मेटेलिक इंडक्शन नहीं होगी. पोर्सलिन फ्यूज टू मेटल में सिरेमिक पोर्सलिन तो होगा लेकिन उसके साथ एक लेयर मेटल की लगाई हुई होगी टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्रोस्थेसिस. So ceramic was basically a derived from a Greek word keramos, जिसका मतलब था burnt stuff. So from this it was taken the ceramic word the, from the keramos, which means burnt stuff in Greek. And basically ceramic burnt stuff nahi hota, but it is produced by burning procedure or a firing procedure. This material is basically opaque and weak, plus it is porous, so it was kind of unsuitable for dental applications. So we started blending it with other components to improve its properties and start using it for dental applications. जो प्योर सिरेमिक मटेरियल था दैट वाज ओपैक, रिलेटिवली वीक एंड पोरस, एंड दैट वाज नॉट सूटेबल फॉर डेंटल एप्लीकेशन. फिर हमने उसमें सिरेमिक में एडिशंस की, कुछ कंपोनेंट्स ऐड किए, तो हम ऑल सिरेमिक रेस्टोरेशंस बनानी स्टार्ट कर दी. पोर्सिलीन में there is blending with other materials such as silica and feldspar.
Because of the addition of these materials, this porcelain became the translucent and had extra strength. Fused porcelain can be produced in different shades and different translucencies. अब जैसे जैसे different modifiers add करते जाओगे उसके shade different होते जाएंगे. So as to match with the shade of the tooth जिसके साथ उसे लगाना है. In this picture you can see लेफ्ट साइड पे अब हमारे पास टूथ कलर रेस्टोरेशंस में एक ऑप्शन हम लोगों के पास थी कंपोजिट रेस्टोरेशन. GAC इज ऑल्सो टूथ कलर, लेकिन GAC बस वाइट कलर का एक मटेरियल है, वाइट कलर की रेस्टोरेशन है, वो एग्जैक्ट टूथ के साथ मैच नहीं करती क्योंकि उसकी केमिकल एडिशन होती है और वो दांत के साथ बॉन्ड तो कर जाती है लेकिन उसकी एस्थेटिक्स इतनी अच्छी नहीं है बिकॉज दैट इज़ अ रफर सरफेस. और आप दांत की सरफेस को देखो, दांत की सरफेस इट अपीयर्स ग्लॉसी स्मूथ. सो GIC से बेहतर कौन सी ऑप्शन थी एस्थेटिक रेस्टोरेशन में? कंपोजिट. लेकिन कंपोजिट is used for smaller restorations. For example, if we have to give the crown to a patient या उसका ब्रिज लगाना है तो उस केस में हमें थोड़ा ज़्यादा मटेरियल चाहिए. तो कंपोजिट इतने लार्ज सरफेस एरिया पे अच्छी स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं करता. सो दिस कंपोजिट was replaced by ceramics or porcelains because कंपोजिट सिर्फ कैविटीज़ में या स्मॉलर एरियाज में इफेक्टिव है, उसकी स्ट्रेंथ अच्छी है. फॉर लार्जर एरियाज जहाँ पे हमने फॉर एग्जांपल क्राउन देना हो फॉर लार्जर सरफेस एरिया, उसके लिए हम फिर सिरेमिक यूज़ करेंगे. तो सिरेमिक की एप्लीकेशंस में वन इज इनले. इट कैन बी यूज्ड फॉर द फैब्रिकेशन ऑफ इनलेज, कैन बी यूज फॉर द फैब्रिकेशन ऑफ ऑनलेस. लेफ्ट साइड पे टॉप पे ब्लैक बैकग्राउंड में जो आपको लेफ्ट साइड पे नजर आ रहा है दैट इज अ फैब्रिकेटेड इनले. ऑन द राइट साइड इट इज ऑनले. और ओवरले क्या होता है जब इससे भी ज्यादा ये कंप्लीट सरफेस को कवर कर ले दांत की तो दैट इज ऑनले. और जब ऑल अराउंड कवर कर ले तो दैट इज क्राउन. ऑन द राइट साइड लोअर बॉटम पे आप लोगों को एक पिक्चर नजर आ रही है सिरेमिक क्राउन एंड फाइबर पोस्ट. इसमें आप लोग देखो लेफ्ट साइड पे जो रेड एरो लगा हुआ है दिस वन, दिस इज पोर्सिलिन फ्यूज टू मेटल क्राउन, PFM क्राउन. इसका क्या मतलब है? मैंने आपको बताया था कि पोर्सिलिन फ्यूज टू मेटल का मतलब है कि बाहर से पोर्सिलिन मटेरियल होगा, अंदर वाली साइड पे मेटल लगा हुआ होगा टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ दिस प्रोस्थेसिस. तो इसमें आप लोग देखो तो इसमें आप लोगों को एक मेटेलिक मार्जिन नजर आता है. अब फॉर एग्जाम्पल इंटीरियर्स में क्राउन लगाना है, दिस इज इंटीरियर टूथ, दिस इज इंसाइजर. इंटीरियर्स में जब हमने लगाना है क्राउन तो इंटीरियर्स में पेशेंट डिमांड्स कि उसका दांत परफेक्टली मैच कर जाए बाकी दांतों के साथ. लेकिन इस केस में जब पेशेंट स्माइल करेगा तो उसको एक मेटल की मार्जिन नजर आएगी. सो टू अवॉइड दिस all ceramic crown is fabricated. On the rightmost side this is the example of all ceramic crown. all ceramic crown में अंदर वाली साइड पे कोई मेटल नहीं होता, सिर्फ बाहर पोर्सिलिन ceramic मटेरियल होता है जिसकी वजह से that perfectly matches to the adjacent teeth. Talking about the uses and applications of ceramics and porcelain in dentistry, they are used for inlays and onlays, for aesthetic laminates. Aesthetic laminates, or they are called veneers, are basically used for the patient who have fluorosis in their teeth. आप लोगों ने कुछ बच्चों को शायद देखा हो, उन बच्चों के दांतों पे येलो येलो स्पॉट्स होते हैं due to high fluoride content in water in their area. उनकी वो जो फ्लोरोसिस का प्रोसेस हो जाता है, these fluorosis stains cannot be removed by scaling and polishing. इसके लिए हम
फिलिंग करनी पड़ती है, कोई रेस्टोरेशन देनी पड़ती है. फॉर एग्जांपल पेशेंट आया, उसको फ्लोरोसिस हुई थी इंटीरियर्स में. सो इंटीरियर्स में आपको सिर्फ सरफेस की कुछ लेयर्स को क्लियर करना है और वहाँ पे आपको कोई रेस्टोरेशन देनी है. तो उस केस में आप एक पतली सी फ्यू मिलीमीटर थिकनेस की एक लेयर बना देते हो, जिसको विनेयर कहते हैं, जिसको लेमिनेट भी कहते हैं, स्टैटिक लेमिनेट कहते हैं. उसको दांत की लेबियल सरफेस पे बॉन्ड कर देते हैं. So, ceramics are used as aesthetic laminates or veneers over the natural teeth. For all ceramic crowns are also used for interiors. Ceramic is also used for short and long span bridges in fixed partial dentures. They are used as veneers for cast metal crowns. Cast metal crowns में ये होगा कि पूरा क्राउन मेटल को होगा, बट उसकी फेशियल सरफेस, लेबियल सरफेस पे विनेयर लगा हुआ होगा सिरेमिक का, टू मैच द टूथ रेस्टोरेशन विद द एडजेसेंट टीथ. Artificial denture teeth are also made up of ceramic or porcelain, or they can be made of acrylic. आप लोगों को जो स्ट्रिप्स में कंप्लीट डेंचर बनाते हुए उसकी फैब्रिकेशन में स्ट्रिप्स में लगे हुए लेबोरेटरी में दांत मिलते हैं, वो यहाँ पोर्सिलिन के बने हुए होते हैं, यहाँ एक्रेलिक के बने हुए होते हैं. So this is also a use in dentistry, that porcelain is used as artificial denture teeth, which can be employed for both complete and partial denture patients. Ceramic post and cores. अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक पेशेंट आया है, उसकी टूथ कैविटी इतनी डीप है कि उसकी एक दो वॉल्स भी टूटी हुई है, तो आपने उसमें एक पोस्ट लगानी पड़ेगी. पोस्ट इज लाइक अ नेल इन द टूथ, जिसकी सपोर्ट से उसके ऊपर हम क्राउन लगा सकें, रेस्टोरेशन कर सकें. तो ये पोस्ट या कोर ये सिरेमिक की भी हो सकती है. Ceramic orthodontic brackets are also utilized in dentistry nowadays, because वो सिल्वर कलर की स्टेनलेस स्टील की ब्रैकेट्स आपको नज़र आती हैं. Some patients are apprehensive to that. They do not want those brackets. They just want कि ऐसी ब्रैकेट्स लगा दें, ऐसी वायर लगा दें जो नज़र ना आए. दैट मीन्स उनका ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट भी होता रहे और देखने में नज़र भी ना आए कि उनके मुंह में कोई मेटालिक चीज़ें लगी हुई हैं. उन्हें एस्थेटिक कंसर्न ज़्यादा होते हैं. सो फॉर दैट पर्पस स्टेनलेस स्टील वायर्स मार्केट में ऐसी अवेलेबल हैं जो टेफ्लॉन कोटेड हैं. वाइट कलर का मटेरियल उन पे कोट हुआ हुआ होता है, सो वो लगी हुई नज़र नहीं आती. इसी तरह से सिरेमिक की ब्रैकेट्स भी अवेलेबल हैं मार्केट में, जो दांत के ऊपर लगा दी जाती हैं, जिसके ऊपर उसी तरह से हिंजेस बने होते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ऑब्वियस नहीं होती, सो as to cover the aesthetic concerns of the patient. But these ceramic brackets and these Teflon coated wires are not as effective as the stainless steel brackets and wires, because with the passage of time ये जो Teflon coating होती है वायर के ऊपर with different fluids till the next appointment, कुछ जगहों से ये break हो जाती है. तो दैट लुक्स मोर बैड. एक प्लेन वायर की बजाय वो कहीं से वाइट कहीं से सिल्वर नज़र आ रही होती है, तो दैट लुक्स बैड. सेकेंड ये लेफ्ट साइड पे टॉप मोस्ट पे आपको जो एक ट्वीजर में एक लेमिनेट सा पकड़ा हुआ है, दिस इज अ विनेयर. दिस इज facial or labial surface laminate that is bonded to the surface. जिस सरफेस पे फ्लोरोसिस हुआ हो या जिस सरफेस पे कुछ ऐसा मसला हो जिसको हम स्केलिंग पॉलिशिंग से ख़त्म ना कर सकें. जो स्टेन स्केलिंग या पॉलिशिंग से ख़त्म नहीं होते उसके लिए लेमिनेट्स मौजूद हैं, लेमिनेट्स लगाए जाते हैं. ये लेमिनेट किससे बनाते हैं? ये लेमिनेट पोर्सिलीन से या सिरेमिक से बनाते हैं. अगेन कंपोजिट से भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन कंपोजिट से जो हम बनाते हैं, कंपोजिट से कम एरिया के लिए बनाया जाता है. जब हमने पूरे एरिया को कवर करना हो और व्हेन देयर इज अ लार्जर सरफेस एरिया टू कवर, उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा अच्छी होती है अगर सिरेमिक यूज़ किया जाए इंस्टेड ऑफ कंपोजिट.
लेफ्ट साइड पे नीचे जो आपको नजर आ रहा है वो एक अलग से क्राउन बना हुआ है सिरेमिक का, और एक ब्रिज बना हुआ है। ब्रिज इज अ 3 यूनिट कंपोनेंट जिसमें 2 क्राउन्स होते हैं साइड पे, और दांत दरमियान में एक आर्टिफिशियल दांत होता है जो रिप्लेस करता है मिसिंग टूथ को। ऑन राइट साइड ऑफ दिस स्लाइड आपको सिल्वर बैकग्राउंड में जो नज़र आ रही हैं डिफरेंट प्रोसेसेस पड़ी हुई, इसमें एक सिंगल प्रोसेस जो पीछे पड़ी हुई है, दिस वन, इसमें आप लोग देखो ये अंदर से ब्लैक है, इट इज़ सिल्वर बेसिकली। ये बाहर से पोर्सलीन है, अंदर से मेटल है। तो इसमें हमने क्या किया, पोस्टीरियर्स के लिए ज़्यादा अच्छी जहाँ पे हमने स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी है, plus all ceramic restorations, all ceramic crowns are quite expensive। तो जो पेशेंट्स ये अफोर्ड नहीं कर सकते उनको पोर्सलिन फ्यूज टू मेटल PFM क्राउन देते हैं। PFM क्राउन का मतलब है पोर्सलिन फ्यूज टू मेटल। पोर्सलिन is a material that covers the outer surface of the crown and the inner surface is made up of metal। तो बेसिकली क्राउन मेटल का बनता है, उसके ऊपर पोर्सलिन की फायरिंग करके थ्रू अ प्रोसीजर, फायरिंग का आपको आगे जाके पता चलेगा, थ्रू अ प्रोसीजर उसके ऊपर पोर्सलिन की फायरिंग कर देते हैं, पोर्सलिन को डिपॉजिट कर देते हैं, जिसकी वजह से एस्थेटिकली प्लीजिंग हो जाता है। ये जो आप लोगों को नजर आ रही है दिस इज पोस्ट। ये पोस्ट स्टील की है, इसके ऊपर सिरेमिक का या पोर्सलिन का दांत लगाया हुआ है। इसी तरह से ये आप लोगों को जो नजर आ रहा है ये ब्रिज है। इस ब्रिज में भी दिस इज पोर्सलिन फ्यूज टू मेटल PFM ब्रिज। PFM ब्रिज में बाहर से पोर्सलिन की सरफेस है, पर अंदर वाला क्राउन जो है इसका ये मेटल का है। सो जो हाईली एस्थेटिक एरियाज होते हैं या जो पेशेंट अफोर्ड कर सकते हैं एंड दे वांट परफेक्ट एस्थेटिक्स, उनके लिए हम ऑल सिरेमिक क्राउन्स प्रिपेयर करते हैं, ऑल सिरेमिक रेस्टोरेशंस देते हैं, क्योंकि वो पूरी सिरेमिक की होती हैं, उनके अंदर कोई मेटल का कंपोनेंट नहीं होता जो नजर आए। और जो पेशेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते या हाई स्ट्रेस बेरिंग एरियाज में हम PFM क्राउन्स या PFM ब्रिजेस देते हैं। तो बेसिकली सिरेमिक पोर्सलिन आर वन इन द सेम थिंग्स। पहले ज़माने में पोर्सलिन कहते थे उस मटेरियल को, अब सिरेमिक कहते हैं। ऑल सिरेमिक जब हम पूरी पोर्सलिन का यूज़ करेंगे क्राउन तो उसको हम ऑल सिरेमिक कहेंगे, ऑल सिरेमिक जैकेट क्राउन भी कहते हैं। और जब हम इसके अंदर मेटल के क्राउन के ऊपर पोर्सलिन की फायरिंग करके एक बनाएंगे प्रोसेसेस, दैट विल बी कॉल्ड PFM प्रोसेसेस। Any questions so far? Okay. So अब डेंटल पोर्सलिन्स की बहुत सारी क्लासिफिकेशंस हैं। देयर आर अराउंड अबाउट 8 क्लासिफिकेशंस पोर्सलिन्स की, जो डिफरेंट बेसिस पे पोर्सलिन को क्लासिफाई किया जा रहा है। वन क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द फायरिंग टेम्परेचर। इसमें हाई फ्यूजिंग पोर्सलिन्स हैं, मीडियम फ्यूजिंग है, लो फ्यूजिंग है, अल्ट्रा लो फ्यूजिंग है। हाई फ्यूजिंग porcelains are fired at a temperature of 1300 degrees centigrade or above। 1101 to 1300 medium fusing के लिए, low fusing के लिए 850 to 1100, and if it is less than 850 degrees centigrade then it is classified under the term ultra low fusing। So based on the firing temperature, फायरिंग टेम्परेचर वो वाला टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे हम पोर्सलिन को फायर करते हैं। पोर्सलिन फायरिंग का ये मतलब है कि हाई टेम्परेचर पे पोर्सलिन को फ्लो कराया जाता है टू मेक इट इनटू अ restoration that is desired to be made। Next is according to the type। अब based on the type or material used in its composition it is classified as feldspathic porcelain। इस पोर्सलिन में जो बेसिकली बेस बनाई हुई होगी वो फेल्ड्स्पार से बनाई होगी।
Next is lucite reinforced glass ceramics, tetrasilicic fluoromica based glass ceramics, lithia disilicate based ceramics, alumina reinforced ceramics, spinel reinforced ceramics, zirconia reinforced ceramics. तो बेसिकली जो पोर्सिलीन के अंदर मेन कंपोनेंट होता है, जैसे कंपोजिट्स में मेन मैट्रिक्स थी, इसी तरह इसमें एक मेन कंपोनेंट है, फ्लक्स है, जो ज़्यादा बेस बनाता है इस मटेरियल की, उस मटेरियल की बेस पे भी क्लासिफाई किया हुआ है। ये मटेरियल डिफरेंट तरह का हो सकता है, इट कैन बी एलुमिना, स्पाइनल, जर्कोनिया, टेट्रासिलिसिक, फ्लोरोमाइका, लिथियम डाइसिलिकेट, ल्यूसाइट रीइंफोर्स और फेल्डस्पैथिक. Next is it's classified according to its function within the restoration. अब जो आप प्रोसेसेस या रेस्टोरेशन इससे बना रहे हो, उस रेस्टोरेशन में ये किस लिए यूज हो रहा है, उसकी बेस पे भी इसको क्लासिफाई किया गया है. अब फॉर एग्जांपल कहीं पे हमने इसको यूज किया है सपोर्ट करने के लिए रेस्टोरेशन को, जैसे मैंने आपको बताया था, एक पीछे पिक्चर में दिखाया भी था, एक पोस्ट दिखाई थी, कोड दिखाई थी, वो पोस्ट कोड नेल की तरह की होती है और दांत के अंदर लग जाती है, जहाँ पे दांत का अपना स्ट्रक्चर, क्लिनिकली क्राउन का स्ट्रक्चर इतना कम होता है, उसकी एक या दो वॉल्स टूटी हुई होती हैं और हमें किसी सपोर्ट की जरूरत होती है, जिस सपोर्ट से हम उसकी बाकी रेस्टोरेशन कंप्लीट कर सकें. वो सपोर्ट अगर सेरेमिक की बनी हुई है, इट इज कॉल्ड कोर सेरेमिक. It supports and reinforces the restoration. So one type is core ceramics, one type is opaque ceramics. Opaque ceramics ऐसा ceramic material होगा that will mask the metal, जो PFM में यूज होता है, जो मेटल को कवर कर देगा, या फिर अंदर वाली साइड पे जो मेटल लगा होगा, जो स्ट्रेंथ के लिए हमने लगाया होगा, उसको कवर करने के लिए जो ceramic हम यूज करेंगे, उसको opaque ceramic कहेंगे. इसी तरह से ऐसा सिरेमिक मटेरियल और ऐसा पोर्सिलिन मटेरियल दैट सिमुलेट्स द डेंटिन पोर्शन ऑफ नेचुरल टीथ, जो आपके नेचुरल दांतों का डेंटिन का जो पोर्शन है उससे मैच करने के लिए जो लगाया जाएगा, उसको सिरेमिक बॉडी, सिरेमिक डेंटिन कहेंगे. इसी तरह से सिरेमिक इंसाइजल ऐसा टाइप होगा सिरेमिक का जो सिमुलेट करेगा एनेमल के साथ. अगर हम एनामेल की तरह का सिरेमिक लगाएंगे तो उसको इंसाइजल सिरेमिक कह देंगे. अगर हम जिंजाइवा की तरह का सिरेमिक लगाएंगे तो उसको जिंजाइवल कह देंगे. इसी तरह से अगर एनामेल के इंसाइजल पोर्शन के साथ भी वो मैच कर रहा हो, उसकी ट्रांसलूसेंसी दांत के साथ एग्जैक्ट मैच कर रही हो, ट्रांसलूसेंसी से मैच करता हुआ हम लगाएंगे जो एग्जैक्टली साथ वाले दांतों के ट्रांसलूसेंट अपीयरेंस के साथ जा रहा हो, तो उसको ट्रांसलूसेंट कह देंगे. स्टेन सिरेमिक ऐसा सिरेमिक होगा जिसमें कलर मॉडिफायर्स ज़्यादा मिलाएंगे, कलर मॉडिफायर्स से वो दांत की अपीयरेंस के साथ मैच कर देगा. ग्लेज सिरेमिक ऐसा सिरेमिक होगा दैट विल इम्पार्ट अ स्मूथ ग्लॉसी सरफेस टू द रेस्टोरेशन. सो बेस्ड ऑन द फंक्शन of material within the restoration, it can be classified into these types. जहाँ पे जिस पर्पस के लिए यूज होगा उसके लिहाज से, उस पार्ट के लिहाज से उसको नाम देके क्लासिफाई कर दिया गया है. अब ये हम एक ही मटेरियल में डिफरेंट चीज़ें कैसे अचीव कर लेते हैं कि ये कभी ट्रांसलूसेंट बना दिया, कभी ग्लेज्ड बना दिया, कभी स्टेन्ड बना दिया, कभी जिंजाइवा के साथ मैच करा दिया, कभी इंसाइजल पोर्शन के साथ मैच कर दिया. ये सब कुछ हम करते हैं इसके अंदर डिफरेंट मॉडिफायर्स ऐड करके. मॉडिफायर्स कम कर दें, ज़्यादा कर दें, ओपेक मटेरियल्स ऐड कर दें, माइनस कर दें, वो आगे मैं कॉम्पोजिशन में बताती हूँ आपको. तो ये डिफरेंट चीज़ें ऊपर नीचे करने से अकॉर्डिंग टू द डिजायर्ड फंक्शन हम पोर्सिलीन को मैनिपुलेट कर सकते हैं. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज अकॉर्डिंग टू द माइक्रोस्ट्रक्चर. So basically the structure can be glass ceramics, it can be crystalline, or it can be a crystal that contains glasses.
One is glass. It can have a microstructure exactly similar to glass. It can have a microstructure that is crystalline, or it can have a microstructure that is crystalline and it contains portions of glasses in it. अब glasses क्या हैं? Glasses basically silica oxide, and silica oxide का जो basic structure है that is tetrahedral. तो basic structure of porcelain will be a tetrahedral. Next classification is according to fabrication process. अब जिस तरह से हम पोर्सलिन को मैनिपुलेट करेंगे, जिस तरह से हम इस पोर्सलिन को फैब्रिकेट करेंगे, उसकी बेस पे भी इसको क्लासिफाई किया जा सकता है. वन इज कंडेंसेबल सिरेमिक्स. ये आगे आप लोग फैब्रिकेशन प्रोसेसेस पढ़ोगे तो ये क्लासिफिकेशन और क्लियर हो जाएगी. वन कंडेंसेबल सिरेमिक्स के बाद है स्लिप कास्ट ग्लास इनफिल्ट्रेटेड सिरेमिक्स. Next is heat pressed ceramics. Next is castable ceramics and machinable ceramics. And the last one is it can be a combination of various of the above types. Condensable ceramics में उसकी fabrication condense करके करते हैं. Slip cast में infiltrate करते हैं glass को ceramic में. Heat pressed में ऐसे ceramic को बहुत ज़्यादा heating procedure से गुजारते हैं. कास्टेबल में सिरेमिक्स को बेसिकली कास्ट किया जाता है, जैसे मेटल्स को कास्ट करते हैं. मशीनेबल में इट्स ऑल मशीनरी प्रोसीजर. सो द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पोर्सलीन जो मैंने आपको बताया था टेट्राहेड्रल होता है. इट कैन बी इन द ग्लासी फेज और क्रिस्टलाइन फेज. जो ग्लासी फेज है दैट एक्ट्स एज अ मैट्रिक्स, एंड द क्रिस्टलाइन फेज में अगर होगा इट विल बी डिस्पर्स्ड विद इन द मैट्रिक्स एंड it improves strength and other properties of porcelain. Similar to that of glass structurally, adding certain chemicals lowers melting temperature by disrupting silica network. Basically जो structure है porcelain का, अगर आप उसके components उसके क्रॉस सेक्शंस करते जाओ, कंपोनेंट्स देखते जाओ, तो एंड पे आपको उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है दैट इज सिलिका टेट्राहेड्रल, जिसमें दरमियान में एक सिलिका एटम है और साइडों पे ऑक्सीजन एटम्स लगे हुए हैं. तो बेसिकली ये ग्लास का स्ट्रक्चर होता है सिलिका ऑक्साइड. अब इस स्ट्रक्चर में अब ग्लास का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमने इसमें और चीज़ें ऐड करनी है क्योंकि प्योर ग्लास को हम यूज़ नहीं कर सकते. प्योर ग्लास की प्रॉपर्टीज़ इतनी अच्छी नहीं है. प्योर ग्लास जो आपको स्टार्ट में बताया था, प्योर सिरेमिक जो है वो प्योर ग्लास की फॉर्म में दैट हैज़ पोरोसिटीज दैट इज़ वीकर इन प्रॉपर्टीज़. तो इसमें हम और चीज़ें ऐड करते हैं, मॉडिफायर्स ऐड करते हैं, जिससे इसकी स्ट्रेंथ तो इम्प्रूव हो जाती है लेकिन इसका स्ट्रक्चर ब्रिटल हो जाता है, क्योंकि ये जो सिलिका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को ब्रेक करना शुरू कर देता है. Glass obtains porcelain-like qualities when the silica network is disrupted by alkalis. अब बेसिकली ग्लास को हमने आहिस्ता आहिस्ता पोर्सिलीन की तरफ लेकर आना है. मतलब ये है कि जो प्योर स्ट्रक्चर है सिलिका ऑक्साइड, जो ग्लास है, उसको में आहिस्ता आहिस्ता हम डिफरेंट मॉडिफायर्स ऐड करेंगे, वन ऑफ विच इज अल्कलीज. आहिस्ता आहिस्ता इसको हम पोर्सिलीन की तरफ लेके आएंगे, क्योंकि पोर्सिलीन इज अ मटेरियल दैट इज क्लोजर टू द टूथ, नेचुरल टीथ और झंझवा के साथ ज़्यादा मैच कर सकता है. इसलिए इस ग्लास में आहिस्ता आहिस्ता हम मॉडिफिकेशंस ला के इसको पोर्सिलीन की तरफ लेकर आएंगे. तो ये जो बेसिक ग्लास है इसमें जैसे जैसे हम मॉडिफायर्स जैसे अल्कलीज ऐड करते जाएंगे, इसका सिलिका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ब्रेक करता जाएगा. तो ग्लास का नॉर्मली मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, लेकिन हमने इसको मेल्ट करके बाकी कंपोनेंट्स के साथ फ्यूज़ करना है, इसकी प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करना है, तो हमें इसका मेल्टिंग पॉइंट भी कम करना है. तो बेसिकली जब हम इसमें अल्कलीज ऐड करेंगे उसके सिलिका स्ट्रक्चर को ब्रेक करती जाएंगी. ब्रेक करने से होगा इसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा. इसका मेल्टिंग पॉइंट जैसे जैसे कम होगा, इसमें और चीज़ें जैसे जैसे ऐड होंगी, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता जाएगा और ये ज़्यादा दांत के कलर से मैच होता हुआ मटेरियल बनता जाएगा. So addition of
Alkalis lowers the fusing temperature, that is a melting point. Modifiers like alumina and boric acid are added. Adding certain opacifiers reduces the transparency and completes the transformation to dental porcelain. अब गिलास ट्रांसपेरेंट है, उसमें हम ओपेसिफायर्स ऐड करते जाएंगे और उसको पोर्सलीन की तरफ लेकर आते जाएंगे. So adding certain opacifiers will reduce the transparency and complete its transformation to the dental porcelain. This is the structure of porcelain that is tetrahedral. Basically इसमें आप देखो दरमियान में एक सिलिका एटम है, साइडों पे ये ऑक्सीजन लगे हुए. ये इस तरह से ये बेसिक आप लोग पोर्सिलीन को कट करते जाओ एंड पे आपको एक स्ट्रक्चर जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है ना, जैसे आप कह लो कि बॉडी का बेसिक एक वन यूनिट इट इज सेल, तो बेसिक सेल होता है, बाद में बहुत सारे सेल्स मिलके टिश्यूज बनाते हैं और इसी तरह सिस्टम गोज ऑन. इसी तरह इसको सेरेमिक को या पोर्सिलीन को आप क्रॉस सेक्शंस में काटते जाओ और इसके स्ट्रक्चर बेसिक स्ट्रक्चर पे है, तो बेसिक स्ट्रक्चर इज सिलिका ऑक्साइड. दिस इज द टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर. इसमें फिर हम मॉडिफायर्स ऐड करते जाते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव करते जाते हैं. एनी क्वेश्चन सो फार? Second year, any questions so far? Okay, no means यहाँ कुछ भी समझ नहीं आया या सारा समझ आ गया. What is the case here? सारा समझ आया या कुछ भी समझ नहीं आया? ओके आया थोड़ा थोड़ा. आई विल कीप रिपीटिंग ऑल दैट, आपको क्लियर हो जाएगा. बिकॉज एक साथ ये काफ़ी सारी चीज़ें दिमाग में आना और उसको रिटेन करना इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट. तो आपको मैं रिपीट करती रहूँगी, आपको समझ आ जाएगा. कमिंग टू द कॉम्पोजिशन ऑफ डेंटल पोर्सलीन, बेसिकली ये 7 कंपोनेंट्स हैं जो पोर्सलीन के बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं. फेल्डस्पैथिक पोर्सलीन का मतलब ये है कि ये वो पोर्सलीन्स हैं जो फेल्डस्पार से प्रिपेयर किए गए हैं, जिसमें बेसिक कंपोनेंट फेल्डस्पार है. आपको मैंने बताया था पोर्सलीन की जो वन ऑफ द क्लासिफिकेशंस थी दैट वाज बेस्ड ऑन द बेसिक chemical used, basic component, basic material used in the porcelain. वो थी जिसमें एलुमिना, जर्कोनिया, लिथियम डाइसिलिकेट, ल्यूसाइड एंड फेल्डस्पैथिक. उसमें ये था कि पोर्सिलीन के स्ट्रक्चर में पोर्सिलीन की कंपोजिशन में एक बेसिक कंपोनेंट होता है जो ग्लास फॉर्मर होता है, जो बेसिक ग्लास फॉर्मर होता है, उस कंपोनेंट की बेस पे थी. तो ये वाली हम कंपोजिशन जो बात कर रहे हैं ये कंपोजिशन है फेल्डस्पैथिक पोर्सिलीन की. ऐसा पोर्सिलीन जो फेल्डस्पार से बना है, यानी कि जिसके बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट में मेन एजेंट जो बेसिक उसके बाद है एलुमिना एंड अल्किलीज. एलुमिना इज also a glass former and alkalis are glass modifiers. Then are color pigments and opacifiers.
So we talked about 7 basic constituents. 3 मेन है, फेल्डस्पार, काउलिन, क्वार्ट्ज। फेल्डस्पार बेसिक ग्लास फॉर्मर है, आप लोग समझ लो ये बेस है, ज़्यादा मटेरियल फेल्डस्पार का होगा। इसके अंदर क्वार्ट्ज ऐड किया जाता है टू प्रोवाइड हार्डनिंग एंड स्ट्रेंथ टू द मटेरियल, एंड काउलिन इज यूज्ड एज बाइंडर। इसके अलावा एलुमिना एंड अल्कलीज हैं, फिर कलर पिगमेंट्स एंड ओपेसिफायर्स हैं। सो दीज आर 7 थिंग्स। पहली 3 एक साथ आप लोग याद रख लो, फेल्डस्पार, काउलिन एंड क्वार्ट्ज जो बेस बनाएंगे, एलुमिना, अल्कलीज, और फिर कलर पिगमेंट्स एंड ओपेसिफायर्स। सो feldspar basically contains potassium oxide. This forms a base, it is basic glass former. It forms a feldspathic glass that contains potash feldspar, that is potassium oxide, aluminium oxide and silica oxide, और सोडा फेल्डस्पार जिसमें सोडियम ऑक्साइड भी होगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होगा और सिलिका ऑक्साइड होगा, इसमें पोटेशियम ऑक्साइड नहीं होगा। सो ऐसे फेल्डस्पैथिक ग्लास में या पोटाश फेल्डस्पार है या सोडा फेल्डस्पार है। पोटैश में पोटेशियम ऑक्साइड होगा और एल्यूमिना ऑक्साइड एंड सिलिका ऑक्साइड तो होगा ही, और सोडा फेल्डस्पार में सोडियम ऑक्साइड होगा पोटेशियम ऑक्साइड की जगह, एंड एल्यूमिना ऑक्साइड एंड सिलिका ऑक्साइड ऑलरेडी होगा। सो प्योर फेल्डस्पैथिक ग्लास is quite colorless and transparent. It is pure, it is colorless, it is transparent. So transparent glass होता है, so it is basic glass form, it forms a glass of this material. Feldspar is the lowest fusing component, and it is this which melts and flows during firing, uniting the other components into a solid. अब आप लोगों को उसमें बताया था पिछली स्लाइड्स में कि सिलिका ऑक्साइड इज मोर प्योर ऑफ अ ग्लास। सिलिका ऑक्साइड का टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके अंदर हम डिफरेंट और चीज़ें ऐड करते हैं जिसमें ये बाकी चीज़ें पोटेशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिसकी वजह से इसका स्ट्रक्चर ब्रेक करते हैं और उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। सो दिस इज कलरलेस एंड ट्रांसपेरेंट material that has now the lowest fusing component, and it is the component which basically flows during the firing. जब हम पोर्सलिन फायरिंग करते हैं, पोर्सलिन को फायर करते हैं, तो ये कंपोनेंट बेसिकली होता है, क्योंकि ये बेस बना रहे हैं, ये है जो फ्लो करता है और बाकी कंपोनेंट्स को यूनाइट करके एक सॉलिड मास बना देता है। नेक्स्ट इज काउलिन। काउलिन इज बेसिकली एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिका ऑक्साइड हाइड्रेटेड फॉर्म। इज अ वाइट क्ले। अब आप लोग देखो, जो चीज़ वाइट होगी, जो क्ले मटेरियल होगा, दैट विल रिड्यूस द ट्रांसपेरेंसी ऑफ फेल्डस्पार। अब काउलिन को जब हम फेल्डस्पार में ऐड करेंगे तो ये उसकी ट्रांसपेरेंसी को रिड्यूस कर देगा और उसकी ओपेसिटी को इंक्रीज कर देगा। इट इज बेसिकली यूज्ड एज अ बाइंडर एंड इट गिव्स द ओपेसिटी टू द मास। कुछ मैन्युफैक्चरर्स काउलिन दैट इज अ वाइट क्ले मटेरियल, इसकी जगह स्टार्च या शुगर भी यूज कर लेते हैं। तो स्टार्च या शुगर से याद रख लें, जैसे स्टार्च और शुगर दे आर वाइट, शुगर इज वाइट, उसी तरह से काउलिन इज वाइट clay like material. It gives opacity to the mass. It is used as a binder basically. The general trend towards the use of less kaolin with an increase in feldspar content in order to improve translucency. इस लाइन का मतलब ये कि फेल्डस्पार, मैंने बात की कि ट्रांसपेरेंट था, फेल्डस्पार में हमने ऐड किया काउलिन। काउलिन वाइट क्ले मटेरियल है, ओपेसिटी प्रोवाइड करता है। तो जैसे जैसे हम काउलिन ज़्यादा करते जाएंगे, ओपेसिटी ज़्यादा होती जाएगी, ट्रांसपेरेंसी कम होती जाएगी। सो हमने काउलिन को बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना, क्योंकि हमने अपने मटेरियल को ओपेक नहीं बनाना, उसको थोड़ा ट्रांसलूसेंट रखना है, बिकॉज ट्रांसलूसेंसी विल give it a shade similar to the natural teeth. आप लोगों को नेचुरल टूथ में एक ट्रांसलूसेंसी, एक ग्लॉसीनेस जो नज़र आती है, उसको मेंटेन रखने के लिए हम काउलिन बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे और उसको थोड़ा ट्रांसपेरेंट रहने देंगे, क्योंकि
काउलिन ऐड करने से, इट्स अ वाइट क्ले मटेरियल, इसको ऐड करने से ओपेसिटी ज़्यादा हो जाती है, उसकी ट्रांसलूसेंसी कम हो जाएगी, इसलिए काउलिन को बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना, लेकिन ऐड करना है ऑब्वियसली क्योंकि ये बाइंडर हमें चाहिए। सो यू कैन सी ऑन द लेफ्ट साइड, इसमें आप लोग देख लो जो तीन मेन कंपोनेंट्स मैंने आपको बताए थे, फेल्डस्पार, काउलिन एंड क्वार्ट्ज। फेल्डस्पार बेसिक ग्लास फॉर्मर है जो बेस बनाएगा, काउलिन इज वाइट क्ले मटेरियल जो बाइंडर की तरह यूज होता है, एंड क्वार्ट्ज इज द फिलर that you can recall from the previous knowledge. Composites में भी quartz was used as a filler material, इधर भी ये filler material की तरह यूज होता है। filler material का काम क्या होता है, fillers are added to provide strength to the material। तो बेसिकली इस ट्रायंगल का मतलब ये है कि फेल्डस्पार टॉप है, मतलब फेल्डस्पार की क्वांटिटी सबसे ज्यादा होगी, बाकी काउलिन और क्वार्ट्ज बराबर क्वांटिटी में होगा, पर ज्यादा फेल्डस्पार की क्वांटिटी होगी। फेल्डस्पार ट्रांसपेरेंट है, काउलिन वाइट क्ले मटेरियल है जो ओपेसिटी प्रोवाइड करता है। हमने ज़्यादा ओपेसिटी मटेरियल को नहीं देनी, हम उसे थोड़ा ट्रांसलूसेंट रखना चाहते हैं जो दांत के साथ ज़्यादा अच्छा मैच कर दे, इसलिए काउलिन कम ऐड करते हैं और क्वार्ट्ज भी कम ऐड करते हैं, क्योंकि क्वार्ट्ज ज़्यादा ऐड करते जाएंगे तो वो ब्रिटलनेस की तरफ चला जाएगा मटेरियल। Quartz is again a form of silica. Ground quartz acts as a refractory skeleton. It provides strength and hardness to porcelain during firing. It remains relatively unchanged during and after firing. So quartz में ज़्यादा changes नहीं आती, पहले भी बाद में भी, and during the procedure it remains relatively unchanged. नेक्स्ट वर्ड तीन जो हमने कंपोनेंट्स पढ़े, फेल्डस्पार, काउलिन एंड क्वार्ट्ज, उसके बाद 3 हो गया, उसके बाद आपके पास 4 जो रह गए, उसमें 2 थे एलुमिना, अल्कलीज। एलुमिना बेसिकली रिप्लेसेस सम ऑफ द सिलिका इन द ग्लास नेटवर्क। एलुमिना बेसिकली क्या है, इट इज ऑल्सो अ ग्लास फॉर्मर। It replaces some of the silica that is present in the glass network of feldspar. It gives strength and opacity to the porcelain. ये भी opacity provide करता है, but again not too much. It alters the softening point and increases the viscosity of porcelain during firing. So ये उसकी प्रॉपर्टीज में थोड़ी चेंजेस लेकर आता है बेसिक ग्लास फॉर्मर की प्रॉपर्टीज में, लेकिन ना ये बहुत ज़्यादा ओपेसिटी प्रोवाइड करता है, बट इट ऑल्टर्स द सॉफ्टनिंग पॉइंट, उसका सॉफ्टनिंग पॉइंट थोड़ा नॉर्मल कर देता है। नेक्स्ट इज ग्लास मॉडिफायर्स। नाउ अमंग द ग्लास मॉडिफायर्स वी यूज alkalis. What are alkalis? Alkalis are glass modifiers that are added in the porcelain material to reduce to cause the glass to divertify. बेसिकली ये ग्लास को क्रिस्टलाइन लुक देता है। अल्कलीन, लेकिन अल्कलीज को हम बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये ग्लास को इतना ज़्यादा क्रिस्टलाइज ना कर दे कि उसकी नॉर्मल क्रिस्टलिनिटी और वो आर्टिफिशियली क्रिस्टलाइज्ड लुक में आ जाए। इट ऑल्सो रिड्यूसेस द केमिकल ड्यूरेबिलिटी ऑफ सेरेमिक। ग्लास मॉडिफायर्स हम बहुत ज़्यादा ऐड इसलिए भी नहीं कर सकते क्योंकि वो केमिकली रिएक्ट कर जाते हैं बाकी मटेरियल के साथ, तो उसकी ड्यूरेबिलिटी को डिक्रीज कर देते हैं। सो हमें लाइन लुक चाहिए, लेकिन सिर्फ इतनी कि उसकी ट्रांसलूसेंसी मेंटेन रहे, इतनी नहीं कि वो इतना क्रिस्टलाइन नजर आए कि वो आर्टिफिशियल लगने लग जाए। नेक्स्ट आर ओपेसिफायर्स। Now, basically zirconium, titanium and tin oxides are used as opacifiers. Opacifiers basically increase the opacity. Opacity increase हम करते हैं उसको थोड़ा सा दांत के करीब करीब लाने के लिए, उसको एक फिक्स अमाउंट तक ट्रांसलूसेंट करना है लेकिन थोड़ा सा ओपेक भी करना है, क्योंकि दांत में अगर आप लोग देखो दांत की एक साइड पे लाइट रख के दूसरी साइड से देखो तो दांत का हाफ स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा, दैट विल बी डेंस स्टेडी ओपेक,
बाकी हाफ नजर आएगा, दैट विल बी ट्रांसलूसेंट. सो हमें एक ये एग्जैक्ट कॉम्बिनेशन अगर चाहिए जिसमें हमें थोड़ा ओपेसिटी भी हो, ट्रांसलूसेंसी भी हो, तो इसलिए इन कंपोनेंट्स की एडिशन, सब्ट्रैक्शन या इनकी क्वांटिटीज ऊपर नीचे करके हम रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ट्रांसलूसेंसी एंड ओपेसिटी अचीव करते हैं. Now the color modifiers. Color modifiers are basically metallic oxides. It can be titanium oxide, copper oxide, cobalt oxide, manganese oxide, and nickel oxide. Now these different oxides give different colors. They impart different colors to the porcelain material. अब titanium oxide tint से याद रख लो, tint is yellow. Tint titanium oxide will provide yellow brown color. Nickel oxide provides brown color. Copper copper is basically the color green. It provides green color. Copper oxide provides green color. Manganese oxide provides lavender color. The manganese is kind of different from all the other names. तो ये color भी एक different सा provide करता है, that is lavender color. तो manganese oxide will provide lavender color. Cobalt oxide will provide blue color. Cobalt में B से याद रख लो, it will provide blue color. Any questions so far? Second year, any question? Now, if you can see on the left side of this slide, आपको जो crown नजर आ रहा है, that is more opaque. इसमें opacity ज़्यादा है, translucency कम है. On the जैसे आप incisal edge पे देखो, it looks dense, it looks thick, it looks more opaque and does not look translucent. जबकि राइट साइड पे ज़्यादा नेचुरल इसलिए लग रहा है क्योंकि इसमें ओपेसिटी नीचे कम है. इंसाइजल एजेस पे देखो ट्रांसलूसेंसी ज़्यादा है. सो फ्रॉम दिस स्लाइड यू कैन टेल कि एग्जैक्ट आपको ट्रांसलूसेंसी एंड ओपेसिटी को ऊपर नीचे करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है. प्लस ऑन द लेफ्ट साइड दिस इज PFM, ऑन द राइट साइड इट इज़ ऑल सिरेमिक. PFM का आपको मैंने बताया था पोर्सलिन फ्यूज टू मेटल. बाहर पोर्सलिन होगा लेकिन वो लेयर बनाई हुई होगी अंदर मेटल क्राउन के ऊपर. और इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये एस्थेटिकली इतना प्लीजिंग नहीं होता. इसका ये मेटल कंपोनेंट थोड़ा सा नजर आ रहा होता है जिसकी वजह से आपकी गम्स की रिसेशन भी हो सकती है और एस्थेटिकली भी पेशेंट को अच्छा नहीं लगता. तो more appropriate but expensive is all ceramic crown, all ceramic restorations. They give beauty to your dentition. They do not cause recession of gums. Plus, they have the perfect match of opacity and translucency. Second year, any question? Okay, basically, fritting is a process of manufacturing porcelain. इस प्रोसेस में ये करते हैं कि डिफरेंट कंपोनेंट्स
जिनकी हमने ऊपर बात की है, फेल्डस्पार, काओलिन, ओपेसिफायर्स, मॉडिफायर्स, कलर पिगमेंट्स एंड क्वार्ट्ज, इन सबको मिक्स करते हैं, हीट करते हैं। हीट करने से ये फ्यूज हो जाते हैं। एंड वाइल इट इज स्टिल हॉट, इसको ठंडे पानी में रख देते हैं। दिस रैपिड कूलिंग इज कॉल्ड क्वेंचिंग। क्वेंचिंग से ये होता है कि उसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं। अब इस मैस में जो क्रैक्स पड़ गए, इन क्रैक्स की वजह से उसको पाउडर फॉर्म में ग्राउंड करना ज़्यादा इजी हो जाता है। तो ये पाउडर जो हमारे पास आया है, ये पोर्सलिन पाउडर है। इस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को फ्रिटिंग कहते हैं। आई विल एक्सप्लेन अगेन। पोर्सलिन की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को फ्रिटिंग कहते हैं। इस प्रोसेस में बेसिकली जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जिनकी हमने पहले बात की है, काओलिन, फेल्डस्पार, कलर पिगमेंट्स, एलुमिना, अल्कलीज, क्वार्ट्ज, इन सारे कंपोनेंट्स को एक दूसरे के साथ मिक्स करते हैं और हीट करके फ्यूज कर देते हैं। बाय हीटिंग दे आर फ्यूज टुगेदर, और इस प्लास्टिक मास को ठंडे पानी में रख देते हैं। ठंडे पानी में रखने से क्या होती है? रैपिड कूलिंग। इस रैपिड कूलिंग को कहते हैं क्वेंचिंग। रैपिड कूलिंग की वजह से इस प्लास्टिक मास में क्रैक्स पड़ जाएंगे। इन क्रैक्स की वजह से इसको पाउडर फॉर्म में ग्राउंड करना ज़्यादा इजी हो जाएगा। इसको ज़्यादा इजीली पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकेगा। दिस पाउडर फॉर्म इज कॉल्ड पोर्सलीन पाउडर। अब पोर्सलीन की कुछ स्पेशलाइज्ड टाइप्स भी हैं, जिसमें हम कुछ एक दो कंपोनेंट्स बहुत ज़्यादा करके उन्हें कस्टमाइज्ड कर लेते हैं किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। वन इज ग्लेजेस, स्पेशल ट्रे ऑफ colorless porcelain applied to the surface of the completed ceramic restoration to give it a smooth finish as well as increase the restoration life. इसका मतलब ये है कि ग्लेजेस ऐसी स्पेशलाइज्ड फॉर्म है पोर्सलिन की जिसमें ओपेसिफायर्स नहीं होते। ओपेसिफायर्स नहीं होते तो उसमें ओपेसिटी नहीं होती। ओपेसिटी नहीं होती तो उसका मतलब इसमें ट्रांसलूसेंसी होती है, ट्रांसपेरेंसी होती है। ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसलूसेंसी का मतलब है कि वो कलरलेस होते हैं। वो दीज आर कंपैरेटिवली लेस ड्यूरेबल, plus they have low fusion temperature and they contain a lot of glass modifiers. ग्लेजेस से याद रख लो कि इसमें ग्लास मॉडिफायर्स बहुत ज़्यादा होंगे। ग्लास मॉडिफायर्स आपके थे अल्कलीज, इसमें ग्लास मॉडिफायर्स ज़्यादा होंगे, ओपेसिफायर्स कम होंगे। स्टेन्स, अब स्टेन्स वो हैं, ऐसी टाइप है पोर्सलिन्स की, ऐसी स्पेशलाइज्ड टाइप है जिसमें हाई कंसंट्रेशन होगी कलर मॉडिफायर्स की। स्टेन से याद रख लो, स्टेन है समवट कलर स्पेसिफिक, इसमें कलर मॉडिफायर्स की कंसंट्रेशन बहुत हाई होगी और इसका फ्यूजन टेम्परेचर कम होगा। फ्यूजन टेम्परेचर कम क्यों होगा? क्योंकि इसमें ग्लास मॉडिफायर्स ज़्यादा होंगे। ऊपर भी, इसमें भी, ग्लेजेस में भी, स्टेन्स में भी, दोनों में ग्लास मॉडिफायर्स ज़्यादा होंगे, फ्यूजन टेम्परेचर कम होगा। फ्यूजन टेम्परेचर इज द मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ दिस ग्लास बेसिकली। ग्लेजेस में ये है कि उसमें ग्लास मॉडिफायर्स इतने ज़्यादा होंगे और ओपेसिफायर्स इतने कम होंगे कि वो ज़्यादा ट्रांसलूसेंट, ज़्यादा कलरलेस अपीयर होगा। जबकि स्टेन्स में हम कलर मॉडिफायर्स भी डाल देंगे। कलर मॉडिफायर्स ज़्यादा होने की वजह से दे स्टेन्ड लुक आएगी। स्टेन लुक हम प्रोवाइड करते हैं उन सिचुएशंस में जब हमें कस्टमाइज करना हो किसी स्पेसिफिक पेशेंट के लिए, एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल कलर देना हो, तो उसमें हम स्टेन्ड पोर्सलिन यूज़ करते हैं। ऐसा पोर्सलिन जिसमें कलर मॉडिफायर, कोई स्पेसिफिक कलर मॉडिफायर की कंसंट्रेशन ज़्यादा कर देते हैं।
ओके सेकेंड ईयर दैट इज एंड, बाकी आप लोगों का नेक्स्ट लेक्चर में होगा।